द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भारतवासियों के लिए राहत थी। युद्ध के कुछ वर्गों को लाभ तो हुआ था, मसलन उद्योगपतियों को मुनाफा अचानक बढ़ गया था। मध्यम वर्ग के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो गए थे, लेकिन जो आम तबाही हुई थी वह बहुत ही भयानक थी। ब्रिटिश शासन द्वारा युद्ध की तैयारियों के लिए भारी बोझ को से पूरा देश कराहने लगा था। अकाल, मुद्रास्फीति, अभाव, जमाखोरी, कालाबाजारी से लोग त्रस्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेतृत्वविहीन जनता ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया था, लेकिन यह संघर्ष 8 हफ्तों से ज़्यादा तक कायम नहीं रह पाता। कुछ स्थानों पर संघर्ष की मशाल जरूर जलती रही थी, पर ब्रिटिश शासन के दमन के अंधेरे ने आखिरकार इन्हें बुझा ही दिया। जन उत्साह की वापसी। जून 1945 में के मध्य में जब कांग्रेस नेता विभिन्न जेलों से बाहर निकले तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके सामने एक ऐसी जनता होगी जिसका मनोबल टूट चुका होगा। 1942 के दमन ने जिसे एकदम खामोश कर दिया होगा तथा युद्धकालीन बर्बादी ने जिसे ध्वस्त कर दिया होगा। लेकिन यह देखकर उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उनके स्वागत के लिए लोग पलक पांवड़े बिछाए बैठे हैं। उनमें न केवल ब्रिटिश विरोधी भावना और मजबूत हो गई है, बल्कि वे कुछ कर गुजरने के लिए भी अधीर थे। इसका एक कारण तो ये था कि 3-4 वर्षों के लगातार दमन के बाद लोगों की राजनीतिक शक्ति को भरने का मौका मिला था। इसके अलावा नेताओं की रिहाई से उनको उम्मीद भी बढ़ गई थी। यह विश्वास पैदा हुआ था कि नागरिक अधिकारों की वृद्धि और राजनीतिक प्रगति का दौर नज़दीक ही है। दमन ने लोगों को कायर नहीं बनाया था, बल्कि साहसियों को दृढ़ता बख्शी थी और तटस्थों के अंतःकरण में हलचल पैदा की थी। जब लोगों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू की रिहाई होने वाली है तो वे अल्मोड़ा की जेल पर टूट पड़े। इसी तरह मौलाना आज़ाद का स्वागत करने के लिए बाकुंडा जेल के बाहर भारी भीड़ मौजूद थी। यही स्थिति उन सभी जेलों के बाहर थी जब कांग्रेस नेता कैद थे और उनकी रिहाई होने जा रही थी। जब कांग्रेस में कार्य समिति की बैठक हुई तो नेताओं का स्वागत करने के लिए बारिश के बावजूद 5 लाख लोग सड़क पर पंक्तिबद्ध खड़े थे। वायसराय द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में भाग लेने के बाद जब नेता वहां पहुंचे तो जनता का उत्साह देखते ही बनता था। शिमला से काफ़ी दूर तक स्थित गांधी जी और अन्य नेताओं की एक झांकी पाने के लिए लोग पहुंच रहे थे और पेड़ों की डाल पर बैठकर लोग नेताओं का इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई और भारत को उसके द्वारा जल्द ही स्वतंत्र करने की घोषणा थी। इसलिए कांग्रेस पर प्रतिबंध हटा लिया गया और चुनावों की घोषणा कर दी गई। लोगों को इस घोषणा से प्रसन्नता हुई थी। वे जनमत के आधार पर सरकार की संभावनाओं से उल्लासित थे। चुनाव सभाओं में भारी भीड़ होने लगी थी। 50,000 लोगों का जुटवाना अब बहुत ही मामूली बात थी। जब किसी बड़े नेता के आने की खबर होती तो 1 लाख या उससे ज़्यादा लोग भी आ जाते। नेहरू तक ने, जो कि 1937 के चुनावों के दौरान सक्रिय रहे थे, स्वीकार किया कि मैंने इतनी भीड़ और इतना उन्मादपूर्ण उत्साह अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उन चुनाव क्षेत्रों को छोड़कर जहां राष्ट्रवादी मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवारों को ना तो वोट मांगने की ज़रूरत थी और ना ही पैसा खर्च करने की। चुनाव प्रचार का लक्ष्य वोट बांटना नहीं, अपितु जनसाधारण को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा करना था। चुनाव प्रचार ने 2 मुद्दों को उठाकर लोकप्रिय बनाया गया: 1942 का दमन और आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के खिलाफ मुकदमे। कांग्रेस के नेता जब जेल से बाहर आए तभी से उन्होंने 1942 के दमन के आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया था। सरकारी कार्रवाइयों की भर्त्सना इसका एक पहलू था, तो शहीदों की गौरव गाथा का वर्णन दूसरा पहलू था। कांग्रेस जनों ने नेतृत्वहीन जनता के साहसी प्रतिरोध की भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुत सारे स्थानों पर शहीदों की स्मृति को जिंदा रखने के लिए स्मारक बनाए गए और पीड़ितों को राहत देने के लिए चंदा इकट्ठा किए गए। दमन की कहानियाँ विस्तार से बयान की जाती थी। दमन करने वाले अधिकारियों अक्सर नाम लेकर भर्त्सना की जाती थी और जांच कराने का संकल्प प्रकट किया जाता था। सजा देने की सार्वजनिक धमकियां दी जाती थी। ऐसे काम भी थे जिन्हें संयुक्त प्रांत के राज्यपाल वायरी ने 19 फरवरी 1946 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता। जांच कराने का संकल्प प्रकट किया गया। मैं माफ़ नहीं कर सकता। 1946 की तटस्थ दृष्टि से देखें तो उनके पक्ष में कोई तर्क नहीं हो सकता। इन तमाम अभियानों का नतीजा यह निकला
कि लोग सरकार से ज़्यादा भयमुक्त हो गए। जिन मुद्दों ने लोगों की भावनाओं को सबसे ज़्यादा उत्तेजित किया था वह यह था कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का क्या होगा। वे युद्धबंदी के रूप में नज़रबंद थे और सरकार उनके खिलाफ क्रूरता का मुकदमा चलाने जा रही थी। नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति उदारता दिखाने का अपील की और कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया और रिहा किए गए फौजियों को आर्थिक सहायता देने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति बनाई गई। जब लाल किले के में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भोलाभाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। सप्रू काटजू और आसफ अली उनके सहायक थे। कार्रवाई से पहले दिन नेहरू ने भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद। आज़ाद हिंद फौज को लेकर चलाए गए आंदोलन के साथ जनता का गहरा जुड़ाव था। सरकार के विरुद्ध जनरोष तरह तरह से व्यक्त हो रहा था। छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे थे, सभाओं प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे थे। दुकानदारों ने भी कोष जमा कर रहे थे, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। पुलिस के साथ संघर्ष भी कर रहे थे। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। बहुत सारों में जुलूस में गए जिनमें साहस नहीं था, वे चंदा देते थे उनमें या दूसरों से दिलवाते थे। जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं, प्रवासी भारतीयों, गुरुद्वारा समितियों, मजलिस, बम्बई और कलकत्ता के फिल्मी सितारों, अमरावती के तांगे वालों ने भी अपना पैसा भेजा। कलकत्ता के गुरुद्वारे आज़ाद हिंद फौज के प्रति चुनाव प्रचार के केंद्र बन गए। पंजाब के बहुत से शहरों में साल दिवाली नहीं मनाई गई। सामाजिक भौगोलिक दृष्टि से इन आंदोलन का दायरा काफ़ी व्यापक था। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने भी स्वीकार किया, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसने जनता को इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। आंदोलन के सामाजिक दायरे के कुछ संकेत तो ऊपर ही बताए गए। भौगोलिक दायरा भी कम विस्तृत नहीं था। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास में तो आंदोलन उग्र था ही। कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, असम, ग्वालियर, दूर दराज के गांवों में संवेदना और समर्थन का वातावरण था। सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन इसमें कांग्रेस के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रखर थी। मुस्लिम लीग भी आंदोलन के साथ थी, लेकिन मुख्यतः एक मुसलमान फौज रशीद अली के कारण। कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन नहीं से इजहार थी। साम्यवादी, खासकर कलकत्ता के छात्र नेता गौतम चट्टोपाध्याय, सुनील मुंशी व्यक्तिगत रूप से मोर्चे में की पहली पंक्ति में थे। यूनियनवादी, अकाली जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लोग भी और अहरार भी उनके साथ थे।